हेलो एवरीवन। ये मैथ्स मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ का 7th पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है, अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग W, X, Y एंड Z इन द रेशियो 3:7, 9, 13 respectively if the shares of W and Y together is rupees 11,172. Then what is the difference between the amount of x and z? ये रेशियो का क्वेश्चन है। इन w x y z का रेशियो इतना दिया हुआ है और इनका टुगेदर w और y की जो वैल्यू है वो 11,172 दी है और x और z का निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि w इक्वल टू 3x है, y 7x हो गया क्योंकि रेशियो में दिया है ना 7x, x इक्वल टू 7x, y इक्वल टू 9x, z इक्वल टू 13x, w प्लस y यानी कि w और y की वैल्यू दी हुई है 172। तो इसकी वैल्यू को हमने जो लेट किया है, w की वैल्यू है 3x और y की वैल्यू है 9x, इनको प्लस किया जो इसके इक्वल है। ये हो गया 12x, 3 और 9 12x, 11,172। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू 12 का डिवाइड किया तो ये 931 बार कट होगा। अब हमें x और z का डिफरेंस पूछा गया है, x और z का डिफरेंस निकालना है। तो x की वैल्यू 7x है और z की वैल्यू 13x है जो हमने मानी है रेशियो में। तो हम डिफरेंस निकालेंगे कि 13x माइनस 7x, तो ये 6x हो गया। अब 6x हो गया तो ये 6x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 931। तो 931 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5586, जो इसका x और z का डिफरेंस निकलेगा। यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द एजेस ऑफ सुरभि एंड नीरजा आर इन द रेशियो 6:7 respectively. After 6 years, the ratio of their ages will be 15:17. What is the नीरजा एज? पहले इनकी नीरज और सुरभि की एज में 6:7 का रेशियो था और बाद में 6 ईयर्स आफ्टर 15:17 हो गया। तो पहले हम मान लेंगे कि इनकी एज क्या थी, तो रेशियो में है इसलिए 6x और ये हो गया 7x। डायरेक्ट ही निकालेंगे, बस इनको हम खुद भी ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मानने की भी ज़रूरत नहीं है कि 6x और 6 ईयर्स आफ्टर है तो 6 ऐड हो जाएगा दोनों में, 6x प्लस 6 और 7x है तो 7x प्लस 6 है। और जो कि इनकी बाद में रेशियो दिया है वो 15, 6 ईयर्स के आफ्टर 15/17, तो इसको इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसका 17 का मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, 102 15 का किया 7 में 105x प्लस 93। इसमें 102 से वो इधर आया 105 से गया तो 3x बचा। इसमें 102 से 90 गया तो 12 बचा। x इक्वल टू 4, जो कि नीरजा की एज क्या हमने मानी थी 7x, तो 4 × 7 यानी कि 28 ईयर्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। A retailer allows of trade discount of 20% on the cost. By how much above the cost should the product be labeled for a sale of gain 28%? एक रिटेलर था जो अलाउज ट्रेड, उसने डिस्काउंट पहले कितना दिया 20% का, और हाउ मच एबव द कॉस्ट शुड द प्रोडक्ट, उसने जो लेबल लगाया उसमें सेल में उसको 20 डिस्काउंट करने के बाद उसको इतना प्रॉफिट भी चाहिए था। तो हमने मान लिया कि इसका मार्क प्राइस है 100 है, डिस्काउंट उसको 20 देना था 20%, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 100 से 20 80 हो गया। गेन यानी कि 28% का उसको प्रॉफिट भी लेना है इसी पे, तो 28% प्रॉफिट लेना है तो ये प्रॉफिट हो गया। अब हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला वैसे भी होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 100 × 80, SP की वैल्यू 80 और 100 + 28 तो ये हो गया 100 × 80/128। इनको कट किया
तो ये बचा 125/2। सॉल्व किया तो 125/2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब कॉस्ट प्राइस तो ये हो गई, और जो हमने मार्क प्राइस ली थी वो 100 थी। अब हम कॉस्ट प्राइस यदि 100 लेते हैं, जब हम कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे तब मार्क प्राइस क्या होगी। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट परचेजेज अ रिस्ट watch for rupees 450 and fix the list of price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns a profit of 20%. The list price of the watch is यानी कि उन्होंने बोला है कि एक मर्चेंट परचेज रिस्ट वॉच उन्होंने ख़रीदी है 450, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 450 है। प्रॉफिट उसको हुआ है 20% का, डिस्काउंट उसने 10% दिया था। तो सेलिंग प्राइस, पहले तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है। विद आफ्टर अलाउइंग फिक्स लिस्ट प्राइस इन सच अ वे 10% इक्वल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, जब वो 20% का प्रॉफिट ले तब उसकी क्या उसका कॉस्ट होगा, ये पूछा गया है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस 450 है, प्रॉफिट 20% है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 450। इसको सॉल्व करेंगे, 120 अपॉन 100 इंटू 450। इसको 0 से 0 को कट किया, एक 0 से ये कट हुआ, तो ये 45 का इसमें, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 540 आया। हमने मार्क प्राइस पूछा गया है, तो मार्क प्राइस मान लिया कि x है, जो कि उन्होंने 10% डिस्काउंट करना है, 10% डिस्काउंट इन मार्क प्राइस में, जिसको MP लिख दिया है। तो 100 माना है, 10% डिस्काउंट करना है और मार्क प्राइस में, तो FX जो कि 540 के इक्वल है। तो ये हो गया 90% ऑफ x इक्वल टू 540। तो 90% को हम लिख सकते हैं 90 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मार्क प्राइस को माना है हमने। तो 540 अपॉन 9 इंटू 10, ये हो गया 600, यानी कि मार्क प्राइस 600। 10% जब डिस्काउंट करना होगा तब हमें मार्क प्राइस यानी कि 600 लेनी होगी, तब हम 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The length and breadth of auditorium are in the ratio 3:2 if the area of the ceiling is 600 meter square and the area of four walls is 1500 meter square, then the height of auditorium, यानी कि ऑडिटोरियम की जो हाइट है वो पूछी गई है। तो लेंथ उन्होंने रेशियो में दिया है, तो ये 3x हो गया, और ब्रेड्थ हो गई 2x हो गई, हाइट पूछा है तो h हो गई। एरिया ऑफ सीलिंग, यानी कि एरिया ऑफ सीलिंग जो होती है वो नीचे फर्श की तरह होती है, तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3x इंटू 2x, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, यानी कि सीलिंग का जो एरिया है वो 600 दिया है, तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। 6x स्क्वायर इक्वल टू 600, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होती हैं, उनका क्या होता है, पेरीमीटर निकालेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, तो इनका पेरीमीटर 2L + B × H, ये इसका 4 वॉल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पेरीमीटर जैसे रेक्टेंगुलर का होता है वो 2 × L + B × H। तो 2, ये हमें लेंथ पता चल गया है 30 है, जो ये 3 × 10 30 हो जाएगा, और B 20 हो जाएगा। इनको ऐड कर दिया इंटू H 100H, यानी कि इसकी ऑडिटोरियम की जो हाइट का पूछा गया है, वॉल का जो एरिया है वो 1500 दिया है, तो 1500 हमने एरिया ऑफ वॉल्स रखा 100H, तो H की वैल्यू, इससे हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे 1500 अपॉन 100, तो इससे वैल्यू आई
15 मीटर, यानी कि उसकी हाइट है ऑडिटोरियम की 15 मीटर। इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल inscribed in a rectangle 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14 सेंटीमीटर वाइड। कोई लार्जेस्ट सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि एक उसके अंदर एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, रेक्टेंगुलर के अंदर लार्जेस्ट सर्कल कितना बड़ा बनेगा, उसका एरिया पूछा गया है जो अंदर बना है। तो रेक्टेंगल है 18 सेंटीमीटर लेंथ और 14 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि 14 सेंटीमीटर चौड़ा है और 18 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें हमें पहले तो सर्कल का जो एरिया निकालना है, वो ये हमने ऐसे फिगर बनाया कि ये ऐसा होगा। तो इससे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसका रेडियस पता हो। तो रेडियस पता करने के लिए ये जो हाइट है, ये इसकी चौड़ाई 14 वाली, ये यहाँ तक इसका हाफ हो रहा है, तो यानी कि रेडियस भी इसकी हाफ हो जाएगी। तो r इक्वल टू 14, यानी कि ब्रेड्थ जो चौड़ाई थी उसकी 14/2, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 इनको मल्टीप्लाई किया, एक 7 से कट किया, 7 को 22 में मल्टीप्लाई किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल इज। पहले इसमें पूछा था कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ है। अब पूछा गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक एरिया है। अब उसका एरिया क्या होगा, एक सर्कल का एरिया क्या होगा। तो इसमें ABC कोई एक ट्राइंगल है, हमने मान लिया कि हाँ ट्राइंगल है। तो पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल का जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और इक्विलेटरल का √3/4 A², यानी कि साइड का स्क्वायर। क्योंकि ये R, ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये सर्कल बनता है, ये 3 पार्ट्स में, इसकी जो R होती है ये 3 इक्वल पार्ट्स में होती है। यहाँ से ये R इक्वल है, ये यहाँ से लेके यहाँ R इक्वल है, ये यानी कि 3R हो रहे हैं। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 3R बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सिंपल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्योंकि इसमें शायद क्या पूछा गया है, हाँ एरिया ही पूछा गया, तो इसमें R की वैल्यू पहले निकालनी है हमें। तो ट्राइंगल, तो ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला होता है √3/4 A²। इससे हम H निकाल लेंगे। ये पूरा H है, ये पूरा H है, तो इससे हमें H की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1/2 बेस कितना है 24, जो कि दिया है बेस 24 सेंटीमीटर इंटू H √3/4। इसके लिए भी बेस वही रहेगा 24 × 24, क्योंकि साइड तो तीनों इक्वल है ना, तो 24। तो एक 24 से ये 24 कट हो गया, 2 से इधर 4 से 2 बार 2 टाइम्स कट हुआ, फिर ये 2 से ये 24 12 बार। तो H इक्वल टू आया 12 √13। अब H इक्वल टू, ये H की वैल्यू आई, लेकिन H इक्वल है क्या, H इक्वल 3R के बराबर है, 3R के। तो हम 3R के बराबर R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हमें H 3R करा, तो 3 × R 12, 13 × 12, तो R इक्वल टू 12 × 13/3। ये 3 की वैल्यू कर देंगे ना, ये 13/12 था ना, H इक्वल टू 12 13 था, और 3R है, 3R इक्वल टू H बराबर है 3R के। कैसे है, क्योंकि R
तो ये 3r, तो r की हो जाएगा कि h की वैल्यू रख दी हमने 13 इंटू 12, और ये 3 नीचे जाएगा तो ये 3 आ गया। तो ये r की वैल्यू आ गई 400, 3 से ये कट जाएगा तो 413। अब हम एरिया ऑफ इन सर्कल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एरिया है उसका एरिया निकालना है सर्कल का। तो एरिया फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 400, 4 इंटू √13 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको वैल्यू पाई में ही रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई किया तो 48, क्योंकि ये 48 पाई इसका आंसर आ रहा है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ पैरालेलोग्राम हैज इट्स एडजेसेंट साइड्स 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स लॉन्गर साइड। एक पैरालेलोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, दोनों मतलब पास पास की जो साइड्स हैं, एक ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। पैरालेलोग्राम है तो यानी कि सेम दोनों की इस साइड भी और ये सेम साइड हो जाएंगी। अब डिस्टेंस इट्स लॉन्गर साइड की डिस्टेंस पूछी गई है, जो बीच का जो हाइट होती है वो। जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड्स वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है शॉर्टर साइड की। ये वाली लॉन्गर साइड है, इसकी जो हाइट है ये वाली पूछी गई है आज। ये शॉर्टर साइड है, इसकी डिस्टेंस ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 9, और इधर 9 इंटू 8। अब अगेन एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इसका देखेंगे, ये 9 इंटू 8 तो यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम ये वाला देखेंगे, ये वाला साइड, तो बेस इंटू हाइट, तो ये बेस है इसका 12 इंटू हाइट, तो 12 इंटू एच ये हो गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये भी बेस इंटू हाइट इसका एरिया है, ये भी, तो कंपेयर कर दिया तो 12 इंटू एच इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू निकालेंगे 72/12 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो दोनों की जो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड की जो डिस्टेंस है वो एच की वैल्यू यानी कि 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेड्थ 20 meter. Meenu runs around a square park of side 30 meter. Who covers less distance and by how much? If Meenu takes 4 rounds and Manju take 3 rounds completely. इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 35 मीटर है और बी ब्रेड्थ 20 मीटर है। ये मीनू रन्स अराउंड अ स्क्वायर, ये इसमें मंजू अराउंड कर रही है रेक्टेंगुलर वाले में और मीनू कर रही है एक स्क्वायर पार्क में। तो इनकी जो किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है। तो पहले हम मंजू का देखते हैं कि मंजू ने एक राउंड में क्या किया। तो डिस्टेंस कवर किया तो पेरीमीटर निकालेंगे, जब चारों साइड पार्क के घूमेंगे तो उसका पेरीमीटर होता है। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर 2L+B होता है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू 35 मीटर इसकी लेंथ है, 20 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, तो 2 इंटू 55 हो गया, तो 110 मीटर। ये तो उसने 1 राउंड में कवर किया। कवर उसने लगाए कितने 3 राउंड, मंजू ने 3 राउंड कंप्लीट किए, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 110 इंटू 3 यानी कि 330 मीटर। मीनू ने 1 राउंड किया तो इसका पेरीमीटर यानी कि इसका स्क्वायर है, जो राउंड किया उसने वो स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड 30 मीटर है, तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 30 मीटर का स्क्वायर है, तो ये हो गया 120 मीटर 1 राउंड में। डिस्टेंस उसने 4 राउंड में कितनी कवर की, 4 इंटू 120 यानी कि 480 मीटर। तो मंजू कवर यानी कि किसकी ज़्यादा है, तो मंजू की लेस है। कितनी लेस है, तो लेस करेंगे मीनू से, 480 से माइनस 330, तो ये 150 मीटर लेस है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल हुज रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर दी गई, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ये सेमी सर्कल है, यानी कि पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है, तो यानी कि रेडियस ये आर इधर भी है और ये आर इधर भी है, और इसका सर्कमफियरेंस यानी कि पेरीमीटर ये साइड होता है। तो पूरे टोटल इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर है। तो आधा, ये आधे का हो जाएगा पाई आर, यानी कि आधा पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का पाई आर। लेकिन ये आर और आर ये भी तो ऐड होंगे ना, क्योंकि हमें पूरा पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा जितना दिया है उसको सब सारी साइड्स ऐड करते हैं। तो ये आर प्लस आर यानी कि 2r। तो ये पाई आर को कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2r ऐसे भी लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7 प्लस 2 और आर की वैल्यू 28 दी है, तो 22 प्लस 14/7, 7 से इसको 4 टाइम्स कट कर दिया, ये हो गया 36 × 4 144 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज़ 98 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 500 रिवोल्यूशन। तो 500 अच्छा रिवोल्यूशन में निकालना है। एक डायमीटर, व्हील का डायमीटर उन्होंने दिया है 98 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पहले तो हम आर निकालेंगे कि आर क्या है। तो 92/8, 92/2, तो इसका आर की वैल्यू आ जाएगी 49 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 1 रिवोल्यूशन, यानी कि एक व्हील है, जो एक व्हील पूरा कवर करता है ना, तो वो उसका सर्कमफियरेंस हो जाता है, यानी कि पेरीमीटर हो जाता है एक तरीके से, जिसको सर्कमफियरेंस। तो सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई आर घूमता है, तो 2 पाई आर यानी कि पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो ये पता चल जाएगा। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49, तो ये हो गया 308 सेंटीमीटर। ये तो 1 रिवोल्यूशन में है, एक चक्कर में घूमा। अब डिस्टेंस उसने करी है 5000 में, 5000 टाइम्स, यानी कि 5000 बार घूमने में उसको कितने मीटर मतलब चक्कर लगेंगे। तो 5000 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 308 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज किया तो 100 का डिवाइड किया, ये कट हो गया, तो ये हो गया 15,400 मीटर। इसको मीटर से किलोमीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 30 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 15.4 किलोमीटर। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। आ क्लॉक इज शोइंग द टाइम 1:40 इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट टू साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट। सिंपल पूछा गया है कि एक घड़ी है जो शो कर रही है 1:40 का टाइम, उन्होंने साउथ वेस्ट हैंड मिनट वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आर हैंड वाली इन विच डज, आर हैंड वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन हमने बना लिया, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। डायरेक्शन बना लिया, क्लॉक बना ली, ये 12 है, ये 1 है, क्या टाइम क्या हो रहा है 1:40, तो 1 और ये 40। अब ये वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थी, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये दिख रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।